तो आज से अराउंड 4 साल पहले मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी की शुरुआत की थी। जब मैंने आईएसओ, शटर स्पीड, एपर्चर, मैनुअल मोड ये सारी टेक्निकल चीज़ों को सीख लिया था और मैं जब फ़ोटो निकालने बाहर जाता था तो मुझे जैसे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होते थे मुझे वैसे नहीं मिलते थे। तो मुझे ये लगता था कि जो मेरा कैमरा है वो ख़राब है, उसके कारण मेरी फ़ोटो है जो अच्छी नहीं आ रही है। बट जैसे मैंने और सीखना चालू किया और फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज गेन किया तो मुझे ये पता लगा कि फोटोग्राफी में कंपोजिशन होता है। फोटो कंपोजिशन का मीनिंग ये है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सीन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर विजुअल आउटकम। तो यार इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली जब एक फोटोग्राफर फोटो खींचता है उसके सब्जेक्ट को, व्यूअर को क्या दिखाना चाहता है और उस सब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहता है उसे कहते हैं फोटो कंपोजिशन। तो इस फोटो कंपोजिशन को समझने के लिए हमें थोड़े रूल समझने होंगे। तो इसमें बहुत सारे रूल है बट जैसा ये वीडियो बिगिनर के लिए टारगेटेड है तो हम बेसिकली यहाँ पे 6 रूल सीखने वाले हैं। और ये कंपोजिशन ऐसी चीज है, इट कैन मेक और ब्रेक योर इमेज। मतलब आपकी कंपोजिशन है आपकी इमेज बना भी सकती है और या फिर बिगाड़ भी सकती है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो बेसिकली सबसे पहला रूल है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या है? जब भी आप एक इमेज को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन में डिवाइड करते हो, जहाँ पे उनका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे उसे बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। मतलब उस पॉइंट पे अगर हम हमारे सब्जेक्ट को रखते हैं इसे कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। यहाँ पे पहला एग्जांपल देख रहे होंगे कि एक फिशरमैन है, बोट पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो वहाँ पे जो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहे हैं उस पॉइंट पर कहाँ पे भी हम उस हमारे सब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो उस डॉल का सर है हमने वहाँ पे रूल ऑफ थर्ड यूज करके वहाँ पे रखा है, इसके लिए वो इमेज थोड़ी हमें अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तीसरा, यहाँ पे भी हमने वही रूल ऑफ थर्ड यूज किया है। तो ये सारे रूल ऑफ थर्ड के एग्जाम्पल है। तो आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि सारी इमेज है रूल ऑफ थर्ड के एग्जाम्पल है। तो जब हम इस रूल को यूज करते हैं तो हमारा ह्यूमन ब्रेन डायरेक्टली उस रूल ऑफ थर्ड के पॉइंट पर हमारा अटेंशन ग्रैब करता है। इसीलिए बहुत ही पावरफुल और इजी टू यूज कंपोजिशन है। तो आपने मेरे पुराने वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने वहाँ पे रूल ऑफ थर्ड का ही यूज किया था। तो बेसिकली जब हम रूल ऑफ थर्ड का यूज करते हैं तब हमारे कैमरा में सेटिंग होती है कि हमें ग्रिड को ऑन करना होता है। तो बेसिकली ये हर कैमरा में सेटिंग होती है। जब हम इस ग्रिड को ऑन करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम रख सकते हैं और हम कंपोज कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा रूल है वो है सेंटर्ड कंपोजिशन। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें हमारे सब्जेक्ट को सेंटर में रखना है। जब भी हम हमारे सब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस करते हैं उसे कहते हैं सेंटर्ड कंपोजिशन। पर जब हम इस सेंटर्ड कंपोजिशन को यूज करते हैं तो हमें बेसिकली ये ध्यान में रखना होता है कि लेफ्ट और राइट साइड में जो विजुअल बैलेंस होता है उसे मेंटेन करना होता है। मतलब सब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वली स्प्लिट हुआ है तो तभी ये सेंटर्ड कंपोजिशन हमें अच्छा लगता है। तो सबसे पहला आप देख रहे हो ये एग्जांपल पोर्ट्रेट का, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट को सेंटर में रखा है और आप देख पा रहे होंगे कि उसके सब्जेक्ट के लेफ्ट और राइट साइड में हमने इक्वली वहाँ पे विजुअल बैलेंस रखा है, इसीलिए वो हमें कंपोजिशन दिखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है सेंटर्ड कंपोजिशन का, और ये सबसे कॉमनली यूज करने वाला कंपोजिशन है। सभी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ज्यादा से ज्यादा यूज इसी कंपोजिशन का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे हमने हमारे सब्जेक्ट को सेंटर में रखा है, दोनों साइड में एक विजुअल बैलेंस क्रिएट किया है। इससे भी हमारी इमेज है वो अपीलिंग लगती है। और जो हमारा तीसरा कंपोजिशन है वो है लीडिंग लाइंस। तो बेसिकली इस कंपोजिशन में होता ये है कि हमारी इमेज में जो लाइंस होती है वो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लीड करती है। तो इसको जानने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। जो लीडिंग लाइंस है वो हमारे डायरेक्ट सब्जेक्ट पर, मतलब यहाँ पे सनसेट हो रहा है और लीडिंग लाइंस की वजह से हमारा जो डायरेक्टली जो कंसंट्रेशन है वो सन पर जा रहा है। और आप दूसरा एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे भी लीडिंग लाइंस का यूज किया है। और ये ऐसा नहीं है कि लीडिंग लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होंगी, कभी कभी हो सकता है डायगोनल हो या फिर कभी कभी हो सकता है कर्ड हो। तो कौन सी भी टाइप में लीडिंग लाइन हो सकती है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि लीडिंग लाइन का यूज किया है। और जो हमारा चौथा कंपोजिशन है वो है सिमेट्रिकल कंपोजिशन। सिमेट्रिकल कंपोजिशन, तो इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली सिमेट्रिकल कंपोजिशन में होता है कि अगर हम हमारे सब्जेक्ट को स्प्लिट करेंगे तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा
होगा वो इक्वल ही राइट हैंड साइड का होगा, मतलब उसके जो दो पार्ट है वो सिमेट्रिकल होंगे। तो जैसा आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, अगर हमने इसे सेंटर से स्प्लिट किया तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल लग रहा है, मतलब ये दोनों सिमेट्रिकल है। और जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि इमेज का आधा पोर्शन है वही सेम पैटर्न यहाँ पे नीचे रेप्लिकेट हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं सिमेट्रिकल कंपोजिशन। तो बेसिकली इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके रिफ्लेक्शन आए हैं। जो ये सिमेट्रिकल कंपोजिशन है हमारे ह्यूमन आई को बहुत ही प्लीजिंग लगती है, और ये जो सिमेट्रिकल कंपोजिशन है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही जगह प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो एग्जांपल है सिमेट्रिकल कंपोजिशन के, जो हमारा फिफ्थ कंपोजिशन है वो है फ्रेम विद इन अ फ्रेम। तो यार इसका मतलब क्या है? तो अगर सपोज हमें किसी सब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो इस कंपोजिशन में हम ये करते हैं कि उस सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए किसी और सब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो यार इसका मतलब क्या है? तो इसे समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में देख रहे होंगे कि उस ट्री को यूज करके हमने उस टेम्पल को कैप्चर किया है, इसीलिए उसे कहते हैं फ्रेम विद इन अ फ्रेम। और आप दूसरा एग्जांपल देख रहे होंगे कि हमें वहां पे जो माउंटेन्स है उसे कैप्चर करने के लिए हमें किसी एक डोर का यूज किया है, तो इसे फ्रेम विद इन अ फ्रेम या फिर शूटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट ऐसा भी इसे बोलते हैं। और यहाँ पे आप तीसरा एग्जांपल देख रहे हो, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें सन को कैप्चर करने के हाथ इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसे कहते हैं फ्रेम विद इन अ फ्रेम। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसी फ्रेम विद इन अ फ्रेम के तो एग्जांपल है। हमारा जो अगला कंपोजिशन है उसका नाम है यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस। तो इस कंपोजिशन को हमें समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बोट है और उसके अराउंड बहुत ही ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। तो बेसिकली जिस स्पेस पर बोट है उसे कहते हैं पॉजिटिव स्पेस, और जहाँ पे जो पूरा एम्प्टी स्पेस है उसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो बेसिकली इस कंपोजिशन में आपको पता चला होगा कि हमारा सब्जेक्ट जहाँ पे होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव स्पेस, और सब्जेक्ट के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो बेसिकली जो हमारा जो नेगेटिव स्पेस है वो पॉजिटिव स्पेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख रहे होंगे कि एक पोल है, उस पोल के अराउंड बहुत ही सारा एम्प्टी स्पेस है, उसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो बेसिकली ये वर्क तभी करता है अगर ये पॉजिटिव स्पेस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब हमारे सब्जेक्ट को ये सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो ये कंपोजिशन वर्क नहीं करती। तो बेसिकली इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो टेम्पल वहाँ पे है वो है पॉजिटिव स्पेस, और जहाँ पे जो पानी सारा है उसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो बेसिकली नेगेटिव स्पेस है जो पॉजिटिव स्पेस को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए जो हमारी इमेज है वो दिखने में अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आप थोड़े एग्जांपल देख रहे हो नेगेटिव स्पेस के। अगर ये कंपोजिशन बिगिनर सीख लेता है उसकी फोटो एवरेज फोटो से बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। जब मैं बिगिनर था तब मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी, मतलब जब मैं कंपोजिशन करता था कैमरा के डिस्प्ले पर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरा इमेज का जो हॉरिजॉन है वो स्ट्रेट है या फिर थोड़ा टिल्ट हो गया है। जब मैं वही फोटो डिस्प्ले पर देखता ठीक लगता था, पर मैं जब घर पर आकर कंप्यूटर पर देखता था तो मुझे ये समझ में आता था कि मेरी इमेज है वो थोड़ी टिल्ट हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए हमारे कैमरा में सेटिंग होता है हॉरिजॉनली चेक करने का, मतलब हम जब उस सेटिंग को ऑन करते हैं तो हमारा जो हॉरिजॉन है वो स्ट्रेट है या टिल्ट है हमें पता चलता है। छोटी मिस्टेक है जो मैं करता था, पर इससे हमारी इमेज पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।